अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो हमने पार्ट वन में 35 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑलरेडी डिस्कस किए। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल हमने 50 क्वेश्चन रखे थे, जिसमें 35 तो हमने डिस्कस किए, तो 36 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। 14 क्वेश्चन है आप। सो ये आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसका पूरा कंप्लीट रिविजन क्वेश्चन सीरीज है। अब इसमें क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बोल दूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में है व्हेन द थ्री प्लेट्स आर ब्रॉट क्लोजर फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन सरफेस 1, 2 एंड 3। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है, एक्सपेक्टेड फॉर योर नीट एग्जाम दिस ईयर। दैट आपके पास तीन जो है प्लेट्स है एंड उनका चार्ज इनिशियली 6 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जब हम इनको क्लोज लाएंगे, ब्रॉट क्लोजर, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्लोज लाने के बाद जो इस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा ऑन सरफेसेस, दैट सरफेस 1, इसके अंदर वाली सरफेस, इस पे कितना चार्ज आएगा, इसकी सरफेस नंबर 2 ये अंदर वाली सरफेस, और फिर इसकी यहाँ से अंदर वाली सरफेस 3 जो है इस पे चार्ज कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे ना, इसके सॉल्यूशंस लेंथी होते हैं, दे आर वेरी लेंथी। अगर आप बुक्स देखेंगे या मटेरियल डिफरेंट देखेंगे, बट आई विल गिव यू ओनली 2 स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस पैटर्न, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वेन एवर यू गो फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस, स्टेप फर्स्ट में आप ऐड कर दीजिए चार्ज को, सारे चार्जेस को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट इज सम ऑफ द चार्जेस, दैट इज 6 -2 +2, क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव तो माइनस तो लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय 2 विल बी द फर्स्ट स्टेप। तो -2 +2 चला गया, 6 डिवाइड बाय 2 होता है 3 माइक्रोकूलम इज द दैट चार्ज, है ना, 3 माइक्रोकूलम इज द नेट चार्ज। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, प्लेट्स ब्रॉट क्लोजर टुगेदर, तो फिर सरफेस पे चार्ज कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में आप सारे चार्जेस को ऐड करिए एंड डिवाइड बाय 2, दिस इज स्टेप फर्स्ट। सारे चार्जेस का ऐड होता है 6, फिर दूसरा चार्ज -2 +2 डिवाइड बाय 2, 3 माइक्रोकूलम आया, ये पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम आया, मतलब इस सरफेस पे I will change the color here। इस सरफेस पे जो है +3 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, ठीक है। जो ये सरफेस है इसका भी आउटर जो है उस पे भी +3 माइक्रोकूलम, मतलब जो चार्ज आता है ना आफ्टर एडिंग द चार्ज एंड डिवाइडिंग बाय 2, जो चार्ज आता है वो आप आउटर सरफेस पे दिखाइए, इस पे +3 माइक्रोकूलम और इस पे भी +3 माइक्रोकूलम। अब सर इनर सरफेसेस पे आप चार्ज कैसे निकालते हैं, देखिए उसके लिए आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेस्ड जो है अप्रोच यूज करिए। दैट 6 माइक्रोकूलम में से माइनस, है ना, चार्ज ऑफ फर्स्ट प्लेट माइनस चार्ज ऑन दिस आउटर सरफेस, तो 6 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम इज अगेन 3 माइक्रोकूलम, मतलब इस सरफेस पे +3 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। जब इस पे +3 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, नाउ इंडक्शन विल टेक प्लेस, वो इस पे इंड्यूस करेगा -3 माइक्रोकूलम चार्ज, तो आ गया इस पे -3 कूलम चार्ज। अब इस सरफेस पे कितना आएगा, देखिए -2 माइक्रोकूलम माइनस, है ना, प्लेट का चार्ज माइनस दैट चार्ज, -2 माइक्रोकूलम -3 हो गया, +3 -2 इज +1 माइक्रोकूलम, तो इस पे +1 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा और वो इंड्यूस करेगा इस पे -1 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ये हो गया क्वेश्चन जो आपका सॉल्व। देखिए इतना लंबा इसको दिखाते हैं लोग, मगर इसको हम शॉर्ट जो है 2 स्टेप्स में कर सकते हैं। कैसे, पहले आप टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2 वो आएगा कुछ चार्ज, वो आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पे जो है आप इक्वली दिखाइए, 3 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे, इस चार्ज में प्लेट का चार्ज माइनस दिस विल बी द चार्ज ऑन द इनर साइड, तो 6 - 3 होता है 3, तो 3 पॉजिटिव यहां आ गया। अब ये 3 इंड्यूस करेगा इस पे -3, अब -3 जैसे आया, फिर प्लेट का माइनस दिस, तो -2 -3 होता है +3 +3 -2 होता है +1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम इस पे इंड्यूस करेगा -1 माइक्रोकूलम, और फिर बाकी चीजें। तो आंसर शुड बी +3 माइक्रोकूलम +1 एंड -1, सो +3 +1 एंड -1, सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिलीव मी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको आप बिल्कुल तैयार करके जाएंगे। इसमें 2 ही स्टेप्स है, सम ऑफ द चार्ज डिवाइड बाय 2, आउटर सरफेसेस का चार्ज आ जाता है, और फिर प्लेट का चार्ज माइनस दैट चार्ज, और फिर इंडक्शन अंदर यूज करके आप रेस्ट ऑफ द सरफेसेस पे चार्ज निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Now question number next is very important. Find the velocity of charged particle when separation becomes finite. मतलब ये इन्फिनाइट होना चाहिए, हाँ इन्फिनाइट। ये चलिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन है कि आपके पास 2 चार्जेड पार्टिकल्स है जिनका मास mm और चार्ज q दे आर सेपरेटेड इनिशियली बाय सम डिस्टेंस। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, ये इनिशियली दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड फाइनली ये बोल रहा है कि दे मूव
and they move to a very large distance, that's infinity. So find the velocity of the charged particles when separation becomes infinity. देखिए ये जो charged particles है they are like charges, so definitely they will repel each other. When they will repel each other, so they will move because of electrostatic force of repulsion. Repulsion से जब वो बहुत दूर जाएंगे infinite distance, तो forces cease हो जाएंगे. मुझे आप बोलिए जब ये बहुत दूर जाएंगे infinity पे चले जाएंगे तो electrostatic force of जो repulsion है वो खत्म हो जाएगा. उसके बाद इसमें जो concept रहेगा वो सिर्फ kinetic energy है, क्योंकि इसमें मोशन आ गई है ना, मोशन आ गई, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो म्यूचुअल इंटरेक्शन वाला फोर्स जो है वो खत्म हो गया. इनफाइनाइट डिस्टेंस मींस दैट फोर्स सीज नाउ. जब फोर्स सीज हुए तो वहां पे इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और इनिशियली जब दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर सिर्फ था पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इनिशियली दे आर स्टैटिक, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, तो इनिशियली इट विल हैव अ पोटेंशियल एनर्जी दिस सिस्टम, एंड फाइनली व्हेन दे मूव टू अ डिस्टेंस व्हाट वी कॉल एज इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो कॉमन सेंस कहता है कि इन्फिनिटी पे आप पोटेंशियल एनर्जी का तो कंसेप्ट नहीं होगा, बट दे आर अंडर मोशन, सो दे विल डेफिनेटली हैव काइनेटिक एनर्जी. तो यूजिंग दैट applying law of conservation of energy जो है that is LCE, law of conservation of energy, initially it is having, the system is having potential energy and finally the system is having kinetic energy. Initial potential energy दो चार्जेस का आप सबको पता है वो होता है बराबर 1/4 pi epsilon naught, then it's Q1 Q2, तो वो तो Q square हो गया divided by R square, this is the potential energy. Finally both will have kinetic energy. एक का होगा बराबर half of mv square, potential का तो खत्म हो गया, प्लस दूसरे का भी होगा बराबर half of mv square. तो मुझे आप बोल दीजिए ये हो गया 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो you are left with 1/4 pi epsilon naught, then you have it is Q square by R square is equal to, तो ये twice हो जाएगा और 2 कैंसिल, ये बचेगा सिर्फ mv square. तो मुझे सिर्फ v चाहिए, स्पीड चाहिए, तो रूट इस पे आएगा, mv नीचे आएगा, तो v इज इक्वल रूट ऑफ, तो क्या होगा ये, इट इज Q square डिवाइडेड बाय 4 pi m epsilon naught R square should be the answer of this question. So it is V equal to root of Q square 4 pi m epsilon naught and then also R square. So it's Q square 4 pi m epsilon naught, then this should be the answer of the question. तो ये ऐसा न्यूमेरिकल था जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड न्यूमेरिकल था. तो इसमें क्या करना था आपको, सिंपली इनिशियली इट विल हैव अ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज दे आर फिक्स्ड एट सम डिस्टेंस एंड फाइनली दे विल अटेन सम काइनेटिक एनर्जी. तो क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी सीज हो जाएंगे, क्योंकि फोर्सेस एलिमिनेट हो जाएंगे, फोर्सेस जब खत्म हुई तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट बिकॉज ऑफ मोशन जो है आ जाएगा. तो मैंने दो एनर्जीज को इक्वेट करके स्पीड निकाल दी. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट उसके बाद कैपेसिटेंस का पोर्शन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स मैंने एक साथ रखा है. तो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे 36 क्वेश्चंस एंड रेस्ट 14 क्वेश्चंस वी हैव डिजाइन्ड फॉर कैपेसिटेंस. देन तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 38th क्वेश्चन, मतलब कैपेसिटेंस का फर्स्ट, बट टोटल जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 50 क्वेश्चंस उनमें 38 नंबर पे ही है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड, है ना, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंपॉर्टेंट. देखिए थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल बोलता है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. अगर आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके प्लेट्स की डिस्टेंस बढ़ा दी जाए, है ना, तो हमें बोल रहा है कि पोटेंशियल जो है देन द पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होगा. तो मुझे आप एक चीज बोल दीजिए, देखिए C होता है बराबर पैरेलल प्लेट का एप्सिलॉन नॉट A by D. दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये बोल रहा है कि हमने डिस्टेंस इंक्रीज कर दी. जब हमने डिस्टेंस इंक्रीज कर दी तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी. मगर यहां से कैपेसिटेंस नहीं बोल रहा है, ये बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होगा, तो हमें फॉर्मूला पता है दैट Q इज इक्वल CV, है ना, Q इक्वल CV. तो सर कैपेसिटेंस तो डिक्रीज हो रहा है, मगर सर अब पोटेंशियल कैसे निकलेगा, यहां तो चार्ज भी पता नहीं है. देखिए एक इंपॉर्टेंट आप चीज याद रखिए कैपेसिटर्स में, व्हेन नथिंग इज सेड, है ना, वेदर कैपेसिटर इज स्टिल कनेक्टेड टू अ बैटरी और इट इज हमने बैटरी को रिमूव कर दिया कैपेसिटर से, तो आप याद रखिए अगर ये लिखा है कि दैट कैपेसिटर स्टिल कनेक्टेड टू द बैटरी, तब कुछ करने की जरूरत नहीं, तो दैट इज कनेक्टेड टू द बैटरी. बट अगर उसने कुछ मेंशन नहीं किया तो हम बिलीव करते हैं कि कैपेसिटर जो है वो रिमूव हो गया है, कैपेसिटर जो है उसको हमने बैटरी से रिमूव कर दिया. और जब बैटरी से रिमूव करते हैं तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. चार्ज जब कांस्टेंट रहेगा, जब चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो यहां तो कैपेसिटेंस तो डिक्रीज हो गया, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, कैपेसिटेंस डिक्रीज हुई, तो पोटेंशियल को बढ़ना बहुत जरूरी है. जब पोटेंशियल बढ़ेगा तभी तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा. तो आंसर शुड बी दैट पोटेंशियल विल इंक्रीज. देखिए कितना इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था. यहां हमसे ये इतना ही पूछ रहा था कि हमने कैपेसिटर के प्लेट्स की डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो पोटेंशियल को क्या होगा. तो कैपेसिटर
रेजिस्टेंस की डिस्टेंस बढ़ा दी तो कैपेसिटेंस तो कम होगी। फिर पोटेंशियल पे हमारा जो है क्वेश्चन जो है पूछ रहा था वो कि पोटेंशियल को क्या होगा, तो मैंने आपको बोल दिया इसका आइडिया ये है कि जब कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि कैपेसिटर इज स्टिल कनेक्ट टू द बैटरी और इट्स रिमूव्ड फ्रॉम द बैटरी, तब आप हमेशा मान के चलिए कैपेसिटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बैटरी, और जब बैटरी से कैपेसिटर को रिमूव करते हैं तो चार्ज रिमेन्स फिक्स्ड। जब चार्ज रिमेन्स फिक्स्ड, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अब चार्ज तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल तो पोटेंशियल को तो बहुत जरूरी है बढ़ना, तब जाके तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो पोटेंशियल शुड इंक्रीज। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next is if both the plates of a charged capacitor are placed in contact, then अगर हम चार्जड कैपेसिटर हमारे पास है तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं। वी आर हैविंग ए चार्जड कैपेसिटर लाइक दिस, तो इसका ये पॉजिटिव प्लेट है, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट। तो ये हमारे पास एक चार्जड कैपेसिटर है और ये बोल रहा है बोथ द प्लेट्स ऑफ अ चार्जड कैपेसिटर आर प्लेस्ड इन कंटैक्ट, मतलब आपने इनको कंटैक्ट कराया, तो इस पे चार्ज था प्लस क्यू और इस पे चार्ज था माइनस क्यू। अब आपने इनको कंटैक्ट किया, मान लीजिए आपने वायर से इनको जोड़ दिया, तो ये बोलता है फिर क्या होगा। अगर इनको कंटैक्ट किया मतलब आपने मैग्नेटिक वायर से जोड़ दिया तो क्या होगा, रिजल्टेंट चार्ज विल बिकम जीरो। क्या रिजल्टेंट चार्ज जीरो बनेगा? नंबर सेकंड, रिजल्टेंट पोटेंशियल विल बिकम जीरो। बोथ रिजल्टेंट पोटेंशियल एंड चार्ज विल बिकम जीरो, एंड लास्ट इज बोथ रिजल्टेंट पोटेंशियल एंड चार्ज विल नॉट बिकम जीरो। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो हमें इसमें चार्ज और पोटेंशियल के बारे में बोलना है। देख लीजिए आप, जैसे आप वायर से इनको कनेक्ट करोगे दे विल कम टू द सेम पोटेंशियल, है ना, क्योंकि जब भी दो सरफेसेस दो कंडक्टर्स एक कॉमन वायर से कनेक्ट किए जाते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विल टेक प्लेस एंड दे विल कम टू द कॉमन पोटेंशियल। व्हेन दे विल कम टू द कॉमन पोटेंशियल, व्हाट विल बी दैट पोटेंशियल डिफरेंस? दैट विल बी इक्वल टू जीरो, है ना। देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज़ दे आर नाउ कनेक्टेड बाय अ कॉमन वायर, सो पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूसेस टू जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूसेस टू जीरो है, आपको पता है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया तो चार्ज भी होना चाहिए जीरो। सो इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा और जो चार्ज है वो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे जीरो। तो क्या है, रिजल्टेंट चार्ज विल बिकम जीरो, आधा है रिजल्टेंट पोटेंशियल विल बिकम जीरो, ये भी आधा है। बोथ रिजल्टेंट पोटेंशियल एंड चार्ज विल बिकम जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आपने दो मेटेलिक प्लेट्स को कैपेसिटर के जब कांटेक्ट में लाया तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आप सबको पता है खत्म हो जाएगा बिकॉज़ दे विल रिडिस्ट्रीब्यूट चार्ज एंड फाइनली दे विल कम टू द सेम पोटेंशियल। सो पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूसेस टू जीरो बट चार्ज डिपेंड्स ओनली ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। आपको पता है ना Q इक्वल CV, तो यहाँ C होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस इज V। तो चार्ज ओनली डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस हियर। द पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो हुआ तो चार्ज खुद ही जीरो हुआ। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट question number next is on joining two spherical conductors of radii R1 and R2 by a conducting wire the energy of a system। फिर से एक जबरदस्त क्वेश्चन आया। देखिए हमारे पास दो मेटलिक स्फीयर्स है ना, on joining two spherical conductors, they are spherical conductors of radii R1 and R2। तो इसका रेडियस R1 है बच्चों और इसका रेडियस R2 है, इट इज गिवन। अब ये बोलता है बाय कनेक्टिंग वायर, हमने इनको एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो हमें बोलता है द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी को क्या होगा। इतना तो क्लियर है, इतना तो आपने पढ़ा होता है क्लास 12th में, और इतने कंसेप्ट्स तो क्लियर होते हैं कि जब भी आप दो मेटल्स को एक वायर से कनेक्ट कर देते हो तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हाई पोटेंशियल पे है और जो लो पोटेंशियल है तो हाई और लो पोटेंशियल की वजह से चार्जेस मूव करते हैं। मगर मसला यह है जब चार्ज मूव करता है थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, सो इट विल लीड टू द करंट एंड दैट करंट विल लीड टू द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट्स कॉल्ड एज इंफ्रारेड रेडिएशंस में हीट एनर्जी लॉस होती है। तो इतना क्लियर है दैट एनर्जी विल लॉस, है ना, एनर्जी विल डिक्रीज। एनर्जी जो सिस्टम की है वो डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि जब चार्जेस मूव करेंगे दे विल गिव दिस राइज टू अ करंट, एंड जब भी करंट कंडक्टर में फ्लो होती है तो वहां पे लॉस होता है एनर्जी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से इंफ्रारेड रेडिएशंस में, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। मगर इसमें हम जो ऑप्शंस देख रहे हैं तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड, तो ये बिल्कुल गलत है। एनर्जी विल रिमेन अनचेंज, तो ये गलत है। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए तो विल इंक्रीज हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। विल ऑलवेज डिक्रीज एक्सेप्ट इन कंडीशन, तो इस कंडीशन को पहले चेक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस में, है ना। या विल ऑलवेज डिक्रीज, तो डिक्रीज तो बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन है, डिक्रीज ऑप्शन बहुत अच्छा है क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब ये कंडीशन पढ़ते हैं, विल ऑलवेज डिक्रीज एक्सेप्ट इन कंडीशन। देखिए मान लीजिए इसका जो पोटेंशियल एक जो ये स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है ना, उसका पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, दैट्स न्यूमेरिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो K है, दैट्स कांस्टेंट, इट्स Q बाय R। तो इसका जो है तो इसका जो चार्ज है मान लीजिए Q1 चार्ज है और इसका चार्ज है Q2, तो इसका जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल होगा ना फिर Q1 बाय R1 पे डिपेंडेंट, और इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा बराबर Q2 बाय R2 पे डिपेंडेंट, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन छोड़ दिए कांस्टेंट है। तो इसका पोटेंशियल Q1 बाय R1 पे डिपेंडेंट है और इसका पोटेंशियल Q2 बाय R2 पे, और ये बोल रहा है Q1 बाय R1 Q2 बाय R2 के बराबर है। अगर Q1 बाय R1 इज इक्वल Q2 बाय R2 है, मतलब इसका पोटेंशियल इसके बराबर है। जब पोटेंशियल बराबर होगा तो क्या चार्जेस मूव करेंगे? नो।
नो, ओनली चार्जेस फ्लो व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल ही बराबर है तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ही नहीं है तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा? जब चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा तो एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो विल ऑलवेज डिक्रीज, एनर्जी विल डिक्रीज, है ना, अगर चार्जेस फ्लो करते। बट एक्सेप्ट इन दिस कंडीशन दैट Q1 by R1 इज इक्वल टू Q2 by R2। Q1 by R1 इक्वल टू Q2 by R2 मतलब इंडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं कि पोटेंशियल्स बराबर है। अगर पोटेंशियल्स बराबर है तब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। बट अगर पोटेंशियल डिफरेंट है, चार्जेस मूव करेंगे तो एनर्जी तो डेफिनेटली डिक्रीज होगी। तो आंसर शुड बी विल ऑलवेज डिक्रीज एक्सेप्ट इन कंडीशन Q1 by R1 इज इक्वल टू Q2 by R2। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। तो आपको मतलब इसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं कि आपको आपका एक मतलब वो जड़ में जाके देखता है कि कांसेप्ट क्लियर है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट, A parallel plate capacitor is connected with a battery whose potential is constant। तो हमारे पास एक parallel plate कैपेसिटर है, it is connected to a battery whose potential is constant। इसका पोटेंशियल इसने कांस्टेंट कर दिया। चलिए उसके बाद, इफ द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर शिफ्टेड अपार्ट, अगर आप कैपेसिटर के प्लेट्स शिफ्ट अपार्ट कर दोगे तो मतलब दूर कर दोगे तो कैपेसिटेंस को क्या होगा, है ना, आपने अभी पढ़ा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D, अभी आपने पढ़ा। देखिए अगर ये बढ़ जाएगा, अपार्ट हो गया, डिस्टेंस बढ़ाना तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, मगर कैपेसिटेंस पूछ रहा है इफ द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर शिफ्टेड अपार्ट देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो आपसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, वो कैपेसिटेंस नहीं पूछ रहा है कैपेसिटेंस को क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एंट्रेंस में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो क्योंकि इसमें ये खुद बोल रहा है कि दैट इट इज स्टिल कनेक्टेड टू अ बैटरी सो पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल जो है कांस्टेंट है, ये बोल रहा है। देखो पोटेंशियल इज कांस्टेंट और आपको पता है दैट वी हैव अ रिलेशन E इज इक्वल टू V by D, है ना, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत बार मेरे साथ भी डिस्कस की, इज इक्वल माइनस dV by dx, दिस इज पोटेंशियल एंड दिस इज डिस्टेंस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। अब मुझे बोलो, देखिए पोटेंशियल इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है ना, पोटेंशियल इज हियर कांस्टेंट। जब पोटेंशियल कांस्टेंट है, डिस्टेंस इंक्रीज्ड, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज। सो आंसर शुड बी इट विल डिक्रीज, है ना, तो इट विल डिक्रीज एंड चार्ज ऑन प्लेट्स आल्सो डिक्रीज। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है और उसके बाद चार्ज भी पूछ रहा है, तो मुझे आप बोल दीजिए अब चार्ज को क्या होगा। देखो Q इज इक्वल CV, एक पार्ट तो हमने किया था मगर ये चार्ज भी साथ में पूछ रहा है। देखिए पोटेंशियल कांस्टेंट ये खुद बोल रहा है, देखिए पोटेंशियल कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस को क्या हुआ ऊपर, वो डिक्रीज हुआ है, अगर ये डिक्रीज हुआ है तो चार्ज को भी तो डिक्रीज होना पड़ेगा। Q इज इक्वल CV, पोटेंशियल तो न्यूमेरिकल में बोल रहा है कांस्टेंट है, मगर कैपेसिटेंस जब आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ तो चार्ज भी डिक्रीज हुआ। जब चार्ज डिक्रीज हुआ तो हमारा एक तो चार्ज डिक्रीज हुआ और जब डिस्टेंस बढ़ी फील्ड भी डिक्रीज हुआ। तो ये गेम ऑफ फॉर्मुलाज है और कंसेप्ट है, अगर आपको क्लियर है तो आप कर सकते हो। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज चार्ज विल डिक्रीज, द आंसर शुड बी दैट डिक्रीज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड चार्ज ऑन द प्लेट्स विल ऑल्सो, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा काम करिए आप कंसेप्ट्स पे, आपके न्यूमेरिकल्स है वो लगने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज विद पोटेंशियल V। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया टू पोटेंशियल V, मतलब फिर से आपने इसको बैटरी पोटेंशियल V के साथ कनेक्ट किया। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D, जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो है D। फिर ये पूछ रहा है द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज E, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है क्योंकि पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है वो E दिया गया है। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज टू 2D, तो ये बोलता है अब अगर हमने इस डिस्टेंस को इंक्रीज करके 2D कर दिया, we have increased the distance between the plates and हमने इसको 2D कर दिया, the electric field will be, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा, है ना, ये उसका न्यूमेरिकल वर्जन है, जो आपने अभी मेरे साथ न्यूमेरिकल डिस्कस किया उसका ये न्यूमेरिकल वर्जन है। हमने जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया जो कांसेप्ट बेस्ड पे था, जो क्वेश्चन नंबर 41 था, ये उसका न्यूमेरिकल वर्जन है, मतलब इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल न्यूमेरिकल वर्जन है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ये एक न्यूमेरिकल वर्जन है। तो मुझे आप एक चीज बोल दीजिए, तो आप मुझे बोलिए E होता है बराबर V by D, अभी मैंने आपको पढ़ाया, दैट्स रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में भी वो बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा है, चार्ज बैटरी विद अ पोटेंशियल V, तो V इज कांस्टेंट हियर। जब V कांस्टेंट है फिर बोलता है डिस्टेंस को मैंने दुगना कर दिया, अगर आप इसको 2 टाइम्स कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम हाफ, सो आंसर शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E by 2, सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कितना आसान है, अगर आपको कांसेप्ट क्लियर है कि यहां पोटेंशियल कांस्टेंट कर दिया, पोटेंशियल कांस्टेंट कर दिया, अगर आप डिस्टेंस 2 टाइम्स कर देते हो सर, तो सर हमें बोल दीजिए आप व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल रिड्यूस टू हाफ, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी जब डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कॉमन सेंस कहता है हाफ होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर who charge and radius are same are joined to make a big drop, मतलब छोटे छोटे 64 ड्रॉप्स, छोटे छोटे 64 ड्रॉप्स मान लो ये कंबाइन होकर एक बड़े ड्रॉप को जन्म देते हैं। द क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ अ बिग ड्रॉप इज फॉलोइंग टाइम्स ऑफ दैट ऑफ स्मॉल ड्रॉप। जो ये बड़ा ड्रॉप है, इसकी कैपेसिटेंस जो है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दीज, है ना, इन सब की कैपेसिटेंस स्मॉल ड्रॉप्स की बराबर है, क्योंकि 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर हु चार्ज एंड रेडियस आर सेम, चार्ज और रेडियस सेम आर जॉइनिंग टू मेक अ बिग ड्रॉप, द कैपेसिटी ऑफ बिगर
बिगर ड्रॉप, मतलब जब 60 छोटे छोटे 64 ड्रॉप्स कंबाइन होकर एक बड़े ड्रॉप को जन्म देते हैं, तो आपको बोलना है कि बड़े ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस है वो छोटे ड्रॉप की कैपेसिटेंस के कितने टाइम्स है ना। तो पूछ रहा है आपसे द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इज फॉलोइंग टाइम्स दैट ऑफ स्मॉलर ड्रॉप एंड दीज आर द ऑप्शंस। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे पढ़ाता हूं, जो आपके एंट्रेंस में कैपेसिटेंस क्या बाकी सारे क्वेश्चन जो इस पैटर्न पे पूछे जाते हैं आप वो कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स, इस क्वेश्चन को हम एक क्या 30 सेकंड्स में उड़ा सकते हैं, मगर मैं आपको एक जनरलाइज कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स होते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मतलब छोटे एन ड्रॉप्स बड़े ड्रॉप को जन्म देते हैं, तो क्या होता है याद रखो, मतलब ये जो छोटे एन ड्रॉप है अगर हर एक पे चार्ज स्मॉल क्यू है, तो बड़े ड्रॉप पे जो चार्ज होगा ना वो होगा बराबर एन टाइम्स क्यू, याद रखो। अगर हर एक छोटे ड्रॉप पे चार्ज क्यों है और आपने 64 क्या आपने एन ड्रॉप्स ज्वाइन कर दिए, आपने वो जोड़ दिए ना, एन ड्रॉप्स कंबाइन हुए, कोलेस हुए, तो याद रखो जो बड़े ड्रॉप पे चार्ज होता है वो होता है एन टाइम्स क्यू, याद रखो। उसके बाद ये तो सिंपल है, चार्ज एक पे क्यों है तो एन टाइम्स क्यू। उसके बाद रेडियस का क्या होता है, बड़े ड्रॉप का रेडियस होता है एन रेस्ट पावर 1/3 टाइम्स आर, मतलब अगर हर एक छोटे ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है तो बड़े ड्रॉप का होता है एन रेस्ट पावर 1/3 टाइम्स आर, ठीक है। हर एक छोटे ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है तो बड़े ड्रॉप का कितना रेडियस होता है, बड़े ड्रॉप का रेडियस होता है बराबर कैपिटल आर। सर ये प्रूव करिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बड़े ड्रॉप का होगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, तो शुड बी इक्वल टू एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दैट एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल ड्रॉप, है ना। हर एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम होगा ना, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो एन टाइम्स, क्योंकि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट हियर, तो एन टाइम्स शुड बी इक्वल टू दैट बिगर ड्रॉप। देखिए 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर क्यूब जो होगा वो होगा n इंटू आर रेस्ट पावर 3, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स r होगा बराबर बच्चों n रेस्ट पावर 1/3 टाइम्स r। तो यही तो मैंने बोल दिया था डायरेक्टली, याद रखो आप, r इज इक्वल n रेस्ट पावर 1/3 टाइम्स r, मतलब अगर हर एक छोटे ड्रॉप का रेडियस r है तो बड़े ड्रॉप का कैपिटल R होगा, और कैपिटल R होगा n रेस्ट पावर 1/3 टाइम्स r। उसके बाद कैपेसिटेंस का क्या होता है, कैपेसिटेंस बिल्कुल फॉलो करती है रेडियस को, n रेस्ट पावर 1/3 r। वी कैन प्रूव इट लाइक दिस, मगर हमें प्रूव करने की जरूरत क्या है, तो याद रखिए कैपेसिटर बिल्कुल रेडियस की इक्वेशन को फॉलो करता है। अगर हर ये स्मॉल सी है यहाँ पे, सॉरी दिस इज स्मॉल सी, मतलब अगर हर एक छोटे ड्रॉप की कैपेसिटेंस स्मॉल सी है तो बड़े ड्रॉप का सी इंटू सी इज इक्वल एन रेस्ट पावर 1/3 आर। सर पोटेंशियल बड़े ड्रॉप क्या होगा, याद रखो एन रेस्ट पावर 2/3 टाइम्स 2/3 टाइम्स दैट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, तो हो गया पोटेंशियल का भी। और फाइनली एनर्जी का क्या होता है सर, याद रखिए एन रेस्ट पावर 5/3 टाइम्स एनर्जी ऑफ दैट स्मॉल ड्रॉप। तो ये एक सेट ऑफ इक्वेशंस मैंने दे दिया आपको, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एन ड्रॉप्स पे आप कर सकते हो। तो फाइनल चार्ज बड़े ड्रॉप पे क्यों होता है एन टाइम्स क्यों, रेडियस होता है एन रेस्ट पावर 1/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर। उसके बाद कैपेसिटेंस एन रेस्ट पावर 1/3 टाइम्स सी बराबर कैपेसिटेंस रेडियस को फॉलो करता है। पोटेंशियल होता है एन रेस्ट पावर 2/3, मतलब 3 हर जगह नीचे डिवाइड है, तो पोटेंशियल में 2 आ जाता है इधर, और एनर्जी में आता है 5/3, 3 यहां पे भी डिवाइड और 5 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब यहां पे क्वेश्चन पे आएंगे, तो ये बोलता है कैपेसिटेंस ऑफ बड़े ड्रॉप, तो बड़े ड्रॉप का क्या होगा n रेस्ट पावर 1/3, क्योंकि अब आपको तो फॉर्मूला पता है, यहां से यहां प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे बोलो कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप, 64 ड्रॉप्स कंबाइन हुए, तो n इज 64 रेस्ट पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय c, तो मुझे बोलिए c इज इक्वल, ये हो गया 4 रेस्ट पावर 3, 3 कैंसिल, तो इट्स 4 टाइम्स दैट ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। सो आंसर शुड बी 4 टाइम्स, आंसर शुड बी 4 टाइम्स। तो ये जो है ना, हम इसको मतलब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकता था, देख लीजिए इसमें मुझे 2 सेकंड लगते, 2 या 3 सेकंड लगते मैक्सिमम। मैं लिखता c इक्वल n रेज़ पावर 1/3 इनटू दिस, और फिर n का वैल्यू 64, मुझे आंसर आ जाता। मगर मैंने ये सारा एक्सप्लेन आपको किया क्योंकि सिर्फ वो कैपेसिटेंस नहीं पूछता है, वो कभी पोटेंशियल पूछता है, कभी एनर्जी पूछता है, कभी चार्ज पूछता है, कभी रेडियस पूछता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन फिर यहां से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट question number next is the radius of a circular parallel plate capacitor is r and here is the dielectric medium। मतलब आपके पास parallel plate है, बट वो प्लेट जो है they are circular in shape and the radius of each plate is r, the radius of each plate is r and the dielectric is ear, मतलब इनके बीच में जो dielectric medium है वो ear है। तो and here is the dielectric, if the capacity of this capacitor is equal to that of a sphere of radius r, मतलब इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो बोलता है वो एक स्फीयर की कैपेसिटी के बराबर है जिसका रेडियस r है। मतलब इस कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है वो एक स्फीयर की कैपेसिटी के बराबर है जिसका रेडियस r है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी, मान लीजिए इन दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d है, तो हमसे पूछ रहा है d कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मगर उसके प्लेट सर्कुलर है जिनका रेडियस r है, here is the dielectric, बोलता है इसकी कैपेसिटी एक स्फेरिकल कैपेसिटर, एक स्फेरिकल
एक स्फीयर के बराबर है जिसका रेडियस r है, तो हमें बोलिए उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये तो सीधे बोल रहा है इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट a by d, है ना। हियर इज द डाइलेक्ट्रिक, तो k इज इक्वल टू 1 इज इक्वल दैट ऑफ अ स्फीयर की कैपेसिटी होती है 4 pi एप्सिलॉन नॉट r। आपने बिल्कुल पढ़ा होगा दैट कैपेसिटी ऑफ अ स्फीयर इज न्यूमेरिकली 4 pi एप्सिलॉन नॉट r। अब मुझे बोलो आप यहां पे आप देख लीजिए, आप एप्सिलॉन नॉट जो है वो बाहर जाएगा। एरिया ऑफ ए प्लेट होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ए प्लेट इज पाई आर स्क्वायर, और रेडियस स्मॉल आर है ऊपर, तो स्मॉल आर है ना, क्योंकि प्लेट का रेडियस स्मॉल आर उसने दिया है और स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर, इसका ख्याल रखिए। डिवाइड बाय डी इज इक्वल, इट इज 4 पाई, देन इट इज ओनली आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मुझे बोलिए पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, डी मुझे चाहिए, डी ऊपर जाएगा तो ये बनेगा स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर। दिस शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो डी इज इक्वल स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर, है ना। फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल आर स्क्वायर बाई 4 आर, तो वेरी सिंपल है ना। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्फीयर। तो मैंने बिल्कुल दो इक्वेशंस को जो है इक्वेट कर दिया और हमें वो मिला वेरिएबल जो हमें कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन number next is two capacitors C1 and equal this, C2 is this in series are connected in parallel to a third capacitor C3 equal this। मतलब दो सीरीज में फिर एक पैरेलल के साथ। this arrangement is then connected to a battery of EMF 2 volt। फिर इस पूरे अरेंजमेंट को एक बैटरी ऑफ 2 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया। how much energy is lost by the battery in charging the capacitors। remember that this question जो है या तो इसका फॉर्मूला पूछा जाता है या इस पे हमेशा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। remember that heat lost, हमेशा के लिए याद रखिए, हीट लॉस्ट इन कैपेसिटर्स इज न्यूमेरिकली हाफ ऑफ CV स्क्वायर। हीट लॉस्ट क्योंकि टोटल एनर्जी जो पंप करता है ना बैटरी, दैट इज अ CV स्क्वायर, है ना। एनर्जी पंप्ड बाय बैटरी टू अ कैपेसिटर इज ऑलवेज CV स्क्वायर। तो उसमें से आधा जो है ना वो लॉस्ट होता है हाफ ऑफ CV स्क्वायर, और उसका आधा जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो अनचार्जड कैपेसिटर को जब भी आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो जो एनर्जी पंप करती है बैटरी दैट इज CV स्क्वायर, और उस CV स्क्वायर में आधा जो है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हाफ ऑफ CV स्क्वायर हीट रेडिएशंस, और हाफ जो है हाफ ऑफ CV स्क्वायर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो हीट लॉस्ट मुझे पहले ही पता हाफ ऑफ CV स्क्वायर। V इसने दिया है 2 वोल्ट, तो V भी मुझे पता है ना, EMF भी मुझे पता है। अब मसला है सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर पता चले मुझे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए तो कुछ नहीं करना है। ये दो तो सीरीज में, जब सीरीज में होते हैं रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स तो होता ना बराबर। तो जब सीरीज में होते हैं ना, तो मैं लिखूं पहले, जब वो सीरीज में होते हैं बच्चों, when capacitors are in series then you know that equivalent जो होता है उन दो का जो सीरीज में होते हैं तो वो होता है 2 into 6 divided by 2 plus 6। ये बिल्कुल पैरेलल होता है ना, सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स इज पैरेलल ऑफ रेजिस्टर्स। तो मुझे बोलो आप इट इज C इक्विवेलेंट इन दो का हो जाएगा, इट इज 18 बाई जो है इट इज 12 है ना, 6 2 12 डिवाइडेड बाई 8। सो दिस विल बी 3 4 2 6 12 एंड 2 4 8। तो इन दो का आ गया आपका, या इसको फर्दर किया जा सकता है 2 3 6 एंड 2 2 4। तो 4 3 12 4 2 8। तो C इक्विवेलेंट आ गया इन दो का आपका 3/2। तो इन दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 3/2, और इसके साथ फिर पैरेलल में जोड़ दिया 4। जब पैरेलल में तो नेट जो है पैरेलल में तो ऐड हो जाता है। अब 3/2 ऐड हो गया किसके साथ, R जो है 4 जो है, इट इज 4 2 8 इंटू 4 2 8 प्लस दिस 3, इट इज 11/2। तो 11/2 आपका माइक्रोफैराड में कैपेसिटेंस आ गया। अब मेरे पास कैपेसिटेंस भी है और V भी है, तो हीट लॉस्ट क्या होगा, तो सर हीट लॉस्ट जो होगा that heat lost will be now equal half of C कितना है 11/2 माइक्रोफैराड मींस 10 raised power -6 एंड मल्टीप्लाइड बाई V स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो 4 और 4 चला जाएगा, आंसर शुड बी 11 इंटू 10 रेज्ड पावर -6 जूल शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर शुड बी -11 इंटू 10 रेज्ड पावर -6 जूल। सो 11 इंटू 10 रेज्ड पावर -6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान है। जब भी आप एक अनचार्जड कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो बैटरी जो सप्लाई करती है ना एनर्जी वो CV स्क्वायर होती है, उसमें से हाफ ऑफ CV स्क्वायर लॉस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशंस एंड हाफ जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर्मूला इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो लॉस्ट था हाफ ऑफ CV स्क्वायर। अब इसमें दो सीरीज में थे तो पहले उनका इक्विवेलेंट निकाला, फिर उसके साथ पैरेलल कर दिया 4। तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई, C भी है V भी है, तो हम निकाल सकते हैं एनर्जी लॉस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज नाउ
पोटेंशियल ऑन C1 इन द सर्किट शोन, तो आपको C1 पे पोटेंशियल निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑन दिस C1 हियर। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत रियर होते हैं, ये आपकी बुक्स में बिल्कुल रियर होते हैं, बट दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज हैविंग अ प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन बी आस्क्ड इन योर एंट्रेंस। ये बिल्कुल आपको बहुत कम मिलेंगे, मगर इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि ये बिल्कुल मान लो आप जो इसमें कंसेप्ट यूज करते हो, दैट इज दैट किरचॉफ्स लॉस है ना, किरचॉफ्स जो करंट रूल है, वोल्टेज रूल है, वो यूज करके इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। अब देखो इधर, ये देखो, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये आप देख लो, ये शायद विजिबल नहीं होगा, इट्स 1 माइक्रोफैरड हियर। तो दिस इज 10 वोल्ट हियर, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, ब्लर आ रहा है थोड़ा। इट्स 2 माइक्रोफैरड हियर, ये भी दिया है। इट इज C1 हियर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज 10 वोल्ट, एंड दिस इज C2 हियर। तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट यहां पे B दिया गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, दैट इज VA माइनस VB, इस डायग्राम में जो है वो 5 वोल्ट के बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। दे आर वेरी रियर बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो पोटेंशियल ऑन C1 इन द सर्किट शोन, तो आपको C1 कैपेसिटर पे पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल के वैल्यू 0, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 15 वोल्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूं। बिल्कुल आप किरचॉफ्स लॉ जो है इसमें यूज कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मान लो ये पॉइंट A से, चूंकि VA माइनस VB इज 5 वोल्ट, और मान लीजिए यहां से हमने पंप कर दिया चार्ज, और वो चार्ज जो है Q, चूंकि कैपेसिटर से तो चार्ज ही पंप करेंगे, तो मान लीजिए यहां से हमने जो चार्ज जो यहां से बैटरी या जो सोर्स से गया, दैट इज Q। अब जब चार्ज यहां से गया, तो आप सबको पता होता है Q इज इक्वल CV, तो V होता है बराबर Q बाई C, ये आपको सबको पता है। अब मुझे बोल दो आप, देखिए VA माइनस VB दिया है, VA माइनस VB दिया है, तो मैं लिखूं यहां पे लिखूं VA माइनस VB, वो तो हमें दिया गया बच्चों, दैट्स 5 वोल्ट, फिर इज इक्वल, तो आपने किरचॉफ्स लॉ में तो पढ़ा होगा, हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, अब हम यहां की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो पहला प्लेट जो होगा कैपेसिटर का, जो पहला प्लेट होगा वो तो पॉजिटिव होगा, है ना। तो जो पहला प्लेट होगा वो पॉजिटिव होगा, फिर दूसरा नेगेटिव, फिर यहां तो बैटरी में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसका भी पहला प्लेट पॉजिटिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कैपेसिटर्स में सीरीज में चार्ज सेम होता है, जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा उतना ही चार्ज जो है सीरीज में, इन सीरीज अरेंजमेंट द चार्ज रिमेन सेम। तो जितना चार्ज इधर उतना चार्ज इधर। तो मुझे आप बोलिए, मान लीजिए इस पे चार्ज क्यों डेवलप हुआ, तो मुझे बोलिए आप Q बाई C, तो मैं लिखूं, चूंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस है तो मैं पोटेंशियल ला रहा हूं, तो पोटेंशियल होता है चार्ज बाई C। तो मान लो इस पे चार्ज Q डेवलप हुआ, एंड कैपेसिटेंस इसकी जो है, इसकी कैपेसिटेंस है 1 प्लस, ये मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ प्लस साइन था, एनकाउंटर जो साइन पहले होता है कन्वेंशन के हिसाब से वही साइन हम पुट करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बैटरी का माइनस साइन पहले एनकाउंटर हुआ, तो मैंने माइनस लिखा, और ये 10 वोल्ट का है तो पोटेंशियल है। फिर से अब यहाँ प्लस साइन एनकाउंटर हुआ पहले, दीज आर द कन्वेंशंस, डिफरेंट लोग डिफरेंट कन्वेंशन यूज करते हैं। मेरा यही तरीका है कि जो पहला कन्वेंशन आता है, जो पहला प्लेट आता है या जो टर्मिनल पहला आता है, जो उसका पोलैरिटी है, वही मैं यहाँ पे साइन चिपका देता हूँ। उसके बाद इस पे भी चार्ज जो है सर वो क्यों डेवलप हुआ, और इसकी कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफैरड है। अब मुझे बोलो आप, देखो VA माइनस VB इज इक्वल 5, इट इज प्रोवाइडेड हियर, देन ये 10 इधर आएगा, चलिए पहले ऐसे लिख दूं मैं, इट इज 2 1 2 प्लस दिस, दैट इज 3/2Q, और ये माइनस 10 इधर आएगा, तो ये 15 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3Q। तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 3, तो Q आया 10 माइक्रोकूलम, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफैरड में था तो माइक्रोकूलम चार्ज आया, Q इज इक्वल 10 माइक्रोकूलम। तो इस पे चार्ज जो है 10 माइक्रो, मगर हमें चार्ज नहीं, वो पोटेंशियल बोल रहा है कि C1 पे पोटेंशियल क्या होगा। अब पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वो तो पहले ही आपको फार्मूला पता है, V होता है बच्चों Q बाई C, है ना, पोटेंशियल है चार्ज बाई दिस। तो चार्ज आपने निकाला पहले पे 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, और उसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड, माइक्रो चला जाएगा, तो आंसर शुड बी 10 वोल्ट, शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 10 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियर क्वेश्चन है, आपकी बुक्स में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, मगर इस क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल किरचॉफ्स रूल यूज किया मैंने, थ्रू पोटेंशियल से किया था, VA माइनस VB इज प्रोवाइडेड, तो मैंने स्टार्ट यहां से किया, VA माइनस, मैंने माना कि चार्ज आज, अब यहां से भी करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम इन दैट, सिर्फ आप कन्वेंशंस पे ख्याल रखेंगे। तो जब यहां से जाएंगे, पहला प्लेट पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव चिपका दिया। अब पोटेंशियल की बात है, तो पोटेंशियल होता है चार्ज बाई कैपेसिटेंस, तो चार्ज माना मैंने Q एंड कैपेसिटेंस इज 1। फिर ये माइनस आया तो माइनस कर दिया, 10 वोल्ट सीधे, इसमें कुछ नहीं करना था। कैपेसिटर में फिर से चार्ज Q है, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, डिवाइड बाई कैपेसिटेंस इज 2। तो पहले मैंने चार्ज निकाला, जो इस पे चार्ज है वो इस पे भी चार्ज है, जैसे चार्ज आया देन पोटेंशियल इज चार्ज बाई कैपेसिटेंस, चार्ज आया आपका 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस पहले का 1 माइक्रोफैरड है, कैंसिल आउट करिए माइक्रो, तो यू विल गेट द आंसर एंड दैट इज 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
देख रहे हो आपके कैसे क्वेश्चंस हमने डिजाइन किए बच्चों, बहुत मेहनत लगी इसमें, बट बिलीव अस दैट दीज क्वेश्चंस हैव वेरी गुड प्रोबेबिलिटी टू गेट रिपीटेड इन योर एग्जाम्स। ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी को और लेटेस्ट ट्रेंड को देख के हमने ये क्वेश्चंस डिजाइन किए। तो हर एक क्वेश्चन जो एक क्वालिटी क्वेश्चन है और इसमें कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है और इसमें न्यूमेरिकल भी इन्वॉल्व है। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन जो है वो ये है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट शोन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ए एंड बी में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब इसमें बच्चे जो फंस जाते हैं ना, इस क्वेश्चन में भी कुछ बच्चे फंस जाते हैं, वो बोलते हैं सर सीरीज कौन है, ये क्या करेंगे, ये सीरीज है फिर यहाँ पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो ये फंस जाते हैं। इसके लिए एक टेक्निक है जिसको पॉइंट पोटेंशियल कहते हो ना, पोटेंशियल टेक्निक से हम इसको करते हैं। चाहे आप रेजिस्टर्स के क्वेश्चन करो या कैपेसिटर्स के, दोनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस टेक्निक से बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। मान लीजिए आप जो पॉइंट पहला है इसका पोटेंशियल V1 है, ये इसको पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक कहते हैं और ये हमेशा काम करती है। जब भी किसी न्यूमेरिकल में चाहे रेजिस्टर में या कैपेसिटर में फंस जाओ आप, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज करिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 मैंने माना तो ये वायर इसको शॉर्ट करके यहां पहुंचाएगी, डायरेक्ट पोटेंशियल कंज्यूम ही नहीं होगा। फिर ये वायर इसको कैरी करेगी तो ये प्लेट भी आ जाएगा V1 पे और ये प्लेट भी आ जाएगा V1 पे। तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल है और फिर वायर डायरेक्टली कनेक्ट करती हो तो वायर उसको बिल्कुल कैरी करती है जिस पॉइंट तक, और उसके आगे फिर नहीं, क्योंकि यहां कंज्यूम होगा पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। आ गया। उसके बाद मैं इस जंक्शन का मानता हूं V2, आई विल कंसिडर दैट दिस जंक्शन इज हैविंग पोटेंशियल V2। जब इस पॉइंट इस जंक्शन का पोटेंशियल V2 है तो ये वायर कैरी करेगा तो ये V2 आ जाएगा, ये वायर कैरी करेगा तो ये भी V2 आ जाएगा, ये वायर तो कैरी कर रहा है तो ये भी V2 आ गया। अब यहां पे आइए आप, इस पॉइंट का मैं मानता हूं फाइनल पॉइंट का V3, अब V3 इसको कवर करेगा V3, फिर वायर इसको यहां लाएगा V3, खेल खत्म। देखिए हर एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर का पोटेंशियल आ गया। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल में फंसो जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस निकालना हो, लास्ट में पॉइंट पोटेंशियल काम करता है। तो इसमें आप बिल्कुल तरीके से किसी पॉइंट का पोटेंशियल लेके फिर जहां जहां तक वायर है उसको कनेक्ट करते हैं, वहां तक वो पोटेंशियल ट्रांसफर होता है और फिर बाकी पॉइंट्स को भी अकॉर्डिंगली। अब कैसे करेंगे इसको आप देख लीजिए, बहुत आसान है। देखिए अब कैसे करना होता है, हम बनाएंगे, अब तीन ही पोटेंशियल है मेरे पास, V1 V2 और V3। देखिए मैं स्पेस में बनाऊंगा V1, फिर मैं बनाऊंगा पॉइंट V2, ये V1 है V2 और लास्ट पॉइंट इज हैविंग पोटेंशियल V3। तीन पॉइंट्स है। अब आप देख लीजिए, देखिए V1 V2 में एक कैपेसिटर है, V1 V2 में एक कैपेसिटर है, आ गया V1 V2 में एक कैपेसिटर। उसके बाद सर V1 V2 में एक है, फिर है दूसरा भी V1 V2 में है ना, देखो V1 V2 में और एक कैपेसिटर है तो यहीं पे जोड़ दिया, V1 V2 में और एक कैपेसिटर जोड़ दिया यहाँ पे। फिर मुझे बोलिए आप, फिर आपका V2 V3 में एक कैपेसिटर है, देखिए V2 V3 में और एक कैपेसिटर है, और फिर लास्ट में और एक कैपेसिटर है, दैट इज बिटवीन V1 एंड V3, V1 एंड V3 में और एक कैपेसिटर है। तो V1 V3 में मतलब टॉप से इधर से V1 V3 पॉइंट में और एक कैपेसिटर है। अब एक चीज ख्याल रखिए आप, V1 V3 में जो है उसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, ये आप ख्याल रखिए, वैल्यूज जो है साथ साथ ड्रॉप करिए। V1 V2 में 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। इसी तरह V2 V3 में देख लीजिए, V2 V3 में वो भी 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो ये साथ साथ लिखने होते हैं, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया। उसके बाद लास्ट में आपका और एक है V1 V2 में और एक है V1 V2 में, ये भी 1 माइक्रोफैरड, सिर्फ एक ही थोड़ा डिफरेंट था इसमें। अब आप मुझे बोलिए, अब तो आसान है, देख लीजिए कैसे। अगर आप देखेंगे ये दो सीरीज में, व्हेन दे आर इन सीरीज, तो ये सीधे हो जाएगा दैट 1/1 + 1/1 है ना, सीरीज, या 1 × 1 / 1 + 1। तो ये हो गया सीरीज। जब ये दो सीरीज हो गए तो वो इसके साथ पैरेलल में है, या पहले आप ये दो पैरेलल कर दीजिए, ये ऐड हो जाएंगे, दे आर इन पैरेलल। When they are in parallel ऐड हो जाएंगे तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो ये हो गया 2 माइक्रोफैरड, वो इसके साथ सीरीज में। तो देख लीजिए आप, इसको हम यहीं पे साफ करते हैं, ये और ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में होता है ऐड, 1 + 1 हो गया 2, 2 1 के साथ पैरेलल में, पैरेलल सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट इनका हो गया, इट इज 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो 2 × 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 3 हो गया C इक्विवेलेंट, 2 ये हो गया इसका, और वो पैरेलल में है इसके साथ 2 माइक्रोफैरड के साथ। जो पैरेलल में होता है तो ऐड होता है, मतलब C नेट हो जाएगा बराबर 2/3 + 2, so it is 3 × 6 + 2, 3 × 6 + 2 is 8/3 माइक्रोफैरड should be the answer of this question। देखिए 8/3 माइक्रोफैरड, बहुत आसान है। जब पॉइंट पोटेंशियल में आपने लिया, ये दो पैरेलल में, ये इसके साथ सीरीज में, और फिर नेट में कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड बाय टेक्निक कॉल्ड एज पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट is 3 capacitors, 2 microfarad, 3 microfarad, 5 microfarad can withstand voltage 3 volt, 2 volt and 1 volt respectively. Their series combination can withstand a maximum voltage. A very important question again. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखते हो, जिसमें आपको वो बोलते हैं कि वो हैव 2 लैंप्स ऑफ 25 वाट एंड 100 वाट। अगर इतनी करंट इसमें फ्लो होती है तो कौन सा लैंप फ्यूज होगा और कौन सा लैंप फ्यूज नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस पैटर्न का। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ ये कैसे किया जाता है। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर्स एंड दे आर इन सीरीज।
तो मैं यहाँ पे 3 कैपेसिटर सीरीज में बनाता हूँ. सो वी आर हैविंग 3 कैपेसिटर्स एंड दे आर इन सीरीज कनेक्टेड टू अ बैटरी लाइक दिस. तो इस पे 3 कैपेसिटर्स हैविंग, इसका जो कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड है, इसका जो कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफैरड है. देख लीजिए ये है इनकी कैपेसिटेंसेस. और कैन विथस्टैंड, तो ये जो है ये 3 वोल्ट विथस्टैंड कर सकता है, उसके बाद ये जो है ये 2 वोल्ट विथस्टैंड कर सकता है, और ये जो है 1 वोल्ट विथस्टैंड कर सकता है. तो बोलता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ, मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है सीरीज कॉम्बिनेशन कितना मैक्सिमम वोल्टेज विथस्टैंड कर सकता है. जो इंडिविजुअल विथस्टैंड वो वोल्टेज जो है वो दे दी गई है, मगर ये बोलता है पूरा कॉम्बिनेशन कितना वोल्टेज विथस्टैंड कर सकता है जिसपे ब्रेकडाउन ना हो जाए. अब देख लीजिए, पहले हम ब्रेकडाउन चार्ज निकालेंगे. तो इसका ब्रेकडाउन चार्ज का 1 जो है ब्रेकडाउन चार्ज, तो दैट इज C into V, दैट इज 3 to the 6 है ना, 6 माइक्रोकूलम इज द ब्रेकडाउन चार्ज ऑफ दिस. तो ये हो गया 6 माइक्रोकूलम. तो दिस विल बी द ब्रेकडाउन चार्ज. इसका Q2 आप देख लीजिए मैग्नीट्यूड में, इट इज अगेन 3 to the 6. इसका ब्रेकडाउन चार्ज देख लीजिए, इट इज Q into 1, इट इज Q3 का हो गया 5. तो इसका जो ब्रेकडाउन जो है देख लीजिए, इट इज हियर Q3 इज इक्वल टू इट इज 5. तो मुझे आप एक चीज बोल दीजिए कि इसका ब्रेकडाउन चार्ज है 6 माइक्रोकूलम. कैसे निकाला मैंने? Q इक्वल CV करके. इसका ब्रेकडाउन चार्ज 6 माइक्रोकूलम, इसका 5 माइक्रोकूलम. हर एक का जो है ब्रेकडाउन चार्ज जो है इसका 6, इसका 6, इसका 5. अब बच्चा बोलेगा सर ये तो सीरीज में है. हाँ है सीरीज में. तो सर सीरीज में तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है. तो सर ये क्या आ रहा है 6 6 और इसका 5 आ रहा है. ये तो आपने गलत कर दिया. बिल्कुल गलत नहीं किया मैंने बच्चों. वो बिल्कुल है, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट ही रहता है, हर एक पे बराबर रहता है. मगर ये ब्रेकडाउन चार्ज की बात है. ब्रेकडाउन चार्ज कैन बी डिफरेंट फॉर ईच टाइप ऑफ कैपेसिटर. इसका ब्रेकडाउन चार्ज 6 माइक्रोकूलम, इसका भी 6 माइक्रोकूलम. मैं यहां पे लिख दूं 6 माइक्रोकूलम, और इसका भी ब्रेकडाउन चार्ज 5 माइक्रोकूलम. अब चलेगी किसकी? जिसका ब्रेकडाउन चार्ज कम है ना, 5 माइक्रोकूलम जो है उसका ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा. तो मतलब हमें उतना ही पोटेंशियल देना है सिस्टम में जो 5 माइक्रोकूलम तक जो है बियर कर सके. क्योंकि अगर आप 5 माइक्रोकूलम से ज्यादा वाला जो पोटेंशियल आप इसमें देंगे, तो वैसा पोटेंशियल देंगे जो 5 माइक्रोकूलम से ज्यादा चार्ज इसमें सप्लाई कर दे, तो फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो मतलब चलेगी इसकी 5 माइक्रोकूलम की. तो हमारा ब्रेकडाउन चार्ज आ गया. अब हम आराम से निकाल सकते हैं पोटेंशियल. कैसे? Q इज इक्वल CV करके. V किसके बराबर है सर? Q बाई C. देखिए ब्रेकडाउन चार्ज तो आ गया 5 माइक्रोकूलम, क्योंकि इसी की चलेगी. क्योंकि इससे ज्यादा अगर चला गया ना चार्ज सर्किट में, तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा. सिर्फ मुझे कैपेसिटेंस अगर पता चले, क्योंकि ब्रेकडाउन चार्ज वी नो, अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता चले, आई कैन कैलकुलेट द ब्रेकडाउन वोल्टेज. मतलब वो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस जो है बियर कर सकता है ये पूरा कॉम्बिनेशन. कैसे करेंगे आप? Q तो है, तो Q इज 5. अब C, अब 3 कैपेसिटर जो है ये सीरीज में है, तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी? देखिए 1/C इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज में, इट इज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5. तो मुझे आप बोलिए इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए 3 2 6 प्लस 3 1 3 प्लस 2, इट इज 5/6. ये हो गया 5/6 इन दो का, 3 1 2 एंड 6 प्लस 1/5. तो अब मुझे आप बोलिए, तो यह 25 और ये हो गया 31/6 पंजे 30. तो 31/30. तो C इक्विवेलेंट आ गया आपका डायरेक्टली 30/31. तो आ गया C इक्विवेलेंट. अब C इक्विवेलेंट पता है, Q भी पता है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें मिल जाएगा. दैट Q हमें पता है, दैट्स 5 माइक्रोकूलम हियर, डिवाइडेड बाय इट इज 30/31. 31 जो है ऊपर चला जाएगा. इट इज 5 1 5 6 30. सो 31/6 वोल्ट इज दैट वोल्टेज विच द होल अरेंजमेंट कैन बियर. 31/6 शुड बी द आंसर. देखिए 31/6 बी ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया? एक इस पैटर्न का क्वेश्चन भी जो है एक्सपेक्टेड रहता है आपके एंट्रेंस में. मुझे लगता है बहुत रेयर बुक्स में या बहुत कम बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि ये एक सीरीज अरेंजमेंट है, और हमसे पूछा गया था कि ये पूरा सीरीज अरेंजमेंट कितनी वोल्टेज बियर कर सकता है जिसपे ये ब्रेकडाउन हो जाए. इसमें मैंने पहले ब्रेकडाउन चार्ज निकाल दिया, और सबसे ब्रेकडाउन कम वाला चार्ज जो है वो 5 माइक्रोकूलम है. मतलब सर्किट में 5 माइक्रोकूलम से ज्यादा चार्ज नहीं जाना चाहिए, सर्किट जो है ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो उसके बाद अब जब चार्ज आ गया, तो Q इक्वल CV यूज करके V इक्वल Q बाई C, ब्रेकडाउन चार्ज आ गया. अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता चले, मुझे ब्रेकडाउन वोल्टेज पता चलेगा, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन बियर. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज के हिसाब से निकाल दी, इसमें फॉर्मूला में ड्रॉप कर दी, तो आपका जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज आया जिस तक जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Question number next is, for the circuit shown, obtain the equivalent capacitance between A and B. तो आपको equivalent capacitance between A and B. So it's an infinite series question है ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है. इनफाइनाइट सीरीज देख के बच्चा जो है छोड़ देता है इसको, है ना. इनफाइनाइट सीरीज है ये, तो सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? इनफाइनाइट सीरीज तो सर आपको जो हम 12th और एंट्रेंस में जो हम ये इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड न्यूमेरिकल, चाहे वो कैपेसिटर हो या रजिस्टर हो, तो हम आपको क्या लॉजिक देते हैं कि
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके इसको लंबा टाइम लगता है क्वाड्रेटिक। या मेरे पास और एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे इसको किया जाता है, मगर तब भी वो इतनी बड़ी है कि उतना टाइम हमारे पास नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो पहले आप जो ऑप्शंस देख के आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो। और दिस इज कॉल्ड एज द मास्टर ट्रिक टू सॉल्व व्हाट वी कॉल एज इनफिनाइट सीरीज क्वेश्चंस। इनफिनाइट सीरीज तो लेंथी क्वेश्चन माने जाते हैं और बच्चा इसको हमेशा छोड़ने की इसमें कोशिश में रहता है, क्योंकि वो टाइम जाया नहीं करना चाहता एंट्रेंस में, वो बाकी न्यूमेरिकल्स पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है, इसलिए वो छोड़ देता है। मगर बिलीव मी, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एंट्रेंस में, मैं आपको एक मास्टर ट्रिक, जिसको आप सुपर ट्रिक भी कह सकते हैं, अगर आपकी किस्मत चल गई तो ये ट्रिक भी चलेगी और आप आराम से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। अदरवाइज यू हैव हैविंग एन ऑप्शन दैट इज क्वाड्रेटिक, बट बिलीव मी दैट्स अ लेंथी वन, एंड एंट्रेंस मींस 1 मिनट, एंड 1 मिनट में इतना लेंथी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बियर ही नहीं कर सकते। चलिए हम कैसे करेंगे, देख लीजिए। ये यूनिट रिपीट हो रहा है, ये एक यूनिट हो गया, फिर यही यूनिट है, फिर यही यूनिट है, तो मैं ये यूनिट्स बाकी सेपरेट कर देता हूं, एक यूनिट मान के चलते हैं। यही तो क्वाड्रेटिक में भी करते हैं, इसको हम सेपरेट कर देते हैं और मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस कुछ है। तो वो जो कुछ कैपेसिटेंस इस पोर्शन की, यहां से लेके इन्फिनिटी तक, वो इसके साथ इस सी के साथ पैरेलल में है ना, वो इस सी के साथ पैरेलल में है। जब भी कैपेसिटेंस देखिए, इस पूरे पोर्शन का मैंने माना कुछ कैपेसिटेंस है, और वो कैपेसिटेंस सारा जब आएगा इसके साथ, वो इसके साथ पैरेलल में आएगा। पैरेलल में आने पे क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है सीरीज में कि डिक्रीज? कैपेसिटर्स में पैरेलल में आने पे क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना, क्योंकि पैरेलल में ऐड होता है, ये अपोजिट होता है ना टू दैट ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये जो सारा कैपेसिटेंस मैंने माना ये कुछ है, और ये कुछ जब पैरेलल में इसके साथ आएगा तो मतलब सी से ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो मान लीजिए ये नेट हो गया, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता 1.5 सी हो गया, मान लो 1.5 सी हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है पैरेलल में ये सारा जो है इसकी कैपेसिटेंस में कुछ मानता हूं, वो जब इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा तो पैरेलल में ऐड हो जाता है, पैरेलल में इंक्रीज होता है कैपेसिटेंस, तो सी से डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा होगा। मैंने मान लिया, मान लो 1.5 है। अब मुझे बोलो, जब 1.5 है, अब ये दो जो है ये सीरीज में है ना, मतलब 1.5 सी, मतलब इसके बदले आया ना 1.5 सी, 1.5 सी और सीरीज में नेट कैपेसिटेंस क्या होती है, वो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स होती है। सीरीज में नेट कैपेसिटेंस कम हो जाती है देन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। अब स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स में दो में से कौन है, सी या 1.5 सी? सी से कम आंसर होना चाहिए, सी से कम आंसर होना चाहिए। देखिए 0 भी गलत, इन्फिनिटी भी गलत, 1.6 ज्यादा है तो एक ही ऑप्शन है सर। दिस इज कॉल्ड एज मास्टर ट्रिक, ये आप हमेशा यूज कर सकते हो टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल लाइक दिस इन नो टाइम। फिर से आप एक बार सुनो, ये सारा जो है ये यूनिट्स यहां रिपीट हो रहे हैं, ये सारा मैंने माना इन्फिनिटी तक इसका कुछ कैपेसिटेंस है, वो कैपेसिटेंस जब इसके साथ पैरेलल में आएगा तो पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। जब इंक्रीज होती है तो मैंने माना सी से थोड़ा ज्यादा हो गया 1.5 सी। अब 1.5 सी या 2 सी आप कुछ भी मान लो, जब ये दो सीरीज में आ गए, सीरीज में नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज होती है, नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई तो स्मॉलेस्ट देन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, दो में से जो कम है उससे भी कम हो जाएगा, तो मतलब सी जो है सी से कम हो जाएगा। सी से कम एक ही ऑप्शन है यहां 0.62 सी, दिस इज द आंसर। तो अगर आप ये ट्रिक अप्लाई कर पाए अपने इनफाइनाइट सीरीज, तो आपका कितना टाइम बच जाएगा और आप कितने टाइम को फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं बाकी न्यूमेरिकल्स। देन now this is our question number last for electrostatics, and this question is two parallel plate capacitors of capacitance C and 2C okay are connected in parallel। एक कैपेसिटर है C, एक कैपेसिटर है C और दूसरा है 2C। ये कैपेसिटर C है और ये 2C है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, मतलब इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल भी V। तो फिर उसके बाद इफ नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, जब आपने बैटरी डिस्कनेक्ट की एंड अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द कैपेसिटर ऑफ वैल्यू C, मतलब आपने इसी अरेंजमेंट में जब बैटरी फिर डिस्कनेक्ट फाइनली कर दी तो इसमें जिसका कैपेसिटेंस C है, इसमें आपने एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस विल बिकम, तो अब जो पोटेंशियल होगा वो V डैश होगा, वो V डैश इसमें भी होगा, वो V डैश इसमें भी होगा, बोलता है वो V डैश कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेटेंटेड न्यूमेरिकल है आपके नीट के लिए, जिसको आप सॉल्व करके जो जाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अब सर इसको कैसे करेंगे, इसमें लेंथी कैलकुलेशंस लोग दिखाते हैं मगर मैं एक स्टेप में इसको खत्म कर दूंगा। कैसे, देखिए अगर आपको देख लीजिए आप, इफ नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, जैसे आपने इसमें देख लिया कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे आप सर्किट में बैटरी डिस्कनेक्ट करते हो तो उसका चार्ज कांस्टेंट रहता है, उसका
उसका चार्ज कंजर्व रहता है, क्योंकि फर्दर चार्ज ना आ सकता है, आप ना जा सकता है। बैटरी रिमूव करने का यही फायदा है कि फर्दर चार्ज नीदर विल गेट एडिड एंड नीदर इट विल गेट सबट्रैक्टेड। तो इनिशियल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम शुड बी इक्वल फाइनल चार्ज। तो मैं लिखूं कि इनिशियल चार्ज जो इस सिस्टम का है QI शुड बी इक्वल द फाइनल चार्ज। सर व्हाई? बिकॉज द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब इसको कैसे आप करेंगे? इनिशियल चार्ज होता है C इंटू वी, तो इनिशियल चार्ज होता है खुद C इंटू वी, तो इनिशियल कैपेसिटेंस मुझे बोलिए C इंटू वी। पैरेलल में दो कैपेसिटेंस है, पैरेलल में दो कैपेसिटेंस होती है ऐड, C प्लस 2C हो गया 3C, हो गया 3C मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल पोटेंशियल। आ गया ना? देखिए इनिशियल चार्ज होता है कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, इसका कैपेसिटेंस हो गया 3C मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल इज इक्वल फाइनल चार्ज, वो फिर से हो गया C इंटू वी। अब फाइनल कैपेसिटेंस कितना है? देखिए फाइनल कैपेसिटेंस है ये 2C है, तो इट इज KC प्लस 2C। देखिए C कॉमन आएगा तो C बचे, कॉमन आएगा, अंदर बचेगा K प्लस 2, आ गया कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द फाइनल पोटेंशियल। अब इसमें क्या कर रहे हैं? देखिए इनिशियल चार्ज इक्वल फाइनल चार्ज, वाई? बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, देयरफॉर इनिशियल चार्ज हो गया C इंटू वी, इनिशियल कैपेसिटेंस है ये पैरेलल में 3C इंटू वी, हो गया इनिशियल चार्ज इक्वल फाइनल कैपेसिटेंस बराबर KC प्लस 2C, C कॉमन आएगा K प्लस 2 इंटू वी डैश। तो यहां पे मुझे बोलिए CC कैंसल आउट होगा, तो वी डैश इज डायरेक्टली इक्वल टू 3V डिवाइडेड बाय K प्लस 2। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो 3V डैश इक्वल 3V प्लस K डिवाइड बाय K प्लस 2, सो दिस शुड बी द आंसर। तो ये हो गया आपका फाइनल क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो जो हमारा फर्स्ट सेशन था इसका, उसमें मैंने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इस पूरे फिजिक्स को ऐसे डिवाइड किया, चार टीचर्स ने, और फिर हर एक टीचर ने अपना पोर्शन उठा के जो है उसमें एक सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स बनाया। जैसे मैंने 4 चैप्टर्स में 150 न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट बना दिए। तो यही क्वेश्चंस जो है आपके एंट्रेंस में रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा, और इसको आप प्रैक्टिस में डालिए। दे आर वेरी क्वालिटी क्वेश्चंस एंड दे विल टेक केयर ऑफ योर NCERT एज वेल एज द न्यू ट्रेंड विच इज इमर्जिंग राइट नाउ फॉर your entrance which is है ना expected to be on 12 सितंबर। हाँ, तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस में डालिए, इस पे मेहनत करिए, इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करिए। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि किसी भी बुक से उठा के मैंने डाल दिए हैं, ये बिल्कुल एनालिसिस बेस्ड एंड आपके NCERT को देख के डिजाइन किए गए। ओके, थैंक यू सो मच।